जिस स्नेह और उत्साह के साथ इस समारोह का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे यहाँ के ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के परिसर में राष्ट्रीय स्मारक पर देशप्रेमी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। वहां स्थित स्वतंत्रता ज्योति वीर सावरकर जी के सेल संरक्षण में अंकित स्वाधीनता सेनानियों के नामों से सुशोभित शिला संग्रहालय में सुरक्षित स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, वे सभी हमारे देश की अनमोल धरोहर है। वहाँ के लाइट एंड साउंड शो ने हमारे देश के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली और भावनापूर्ण अध्याय जीवंत हो उठता है। सेल्युलर जेल के काल कोठरियां स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्षों की ये साक्षी है। ये जेल हम सब के लिए तीर्थस्थल जैसा ही है। सभी महान स्वाधीनता सेनानियों का मैं सादर नमन करती हूँ। 30 दिसंबर 1983 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ हमारे तिरंगा फहराया गया था। नेताजी के सम्मान में वर्तमान भारत सरकार ने रस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम दिया गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के संकल्प के अनुसार हवलक और नील आइलैंड को स्वराज और शहीद आइलैंड का नाम दिया गया है। स्वाधीनता के बाद देश की सुरक्षा के लिए अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के 21 सुपुतों के नाम पर यहाँ के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। मुझे विश्वास है कि भावी पीढ़ियां इस द्वीप समूह से जुड़े सभी शूरवीरों के बारे में जानेंगी और उनमें से प्रेरणा भी लेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अच्छे प्रदर्शन के लिए अंडमान और निकोबार को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए मैं इन उपलब्धियों के लिए प्रशासन और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी अधिकांश यात्राओं के दौरान जनजातीयों लोगों से मिलती हूँ। परसों यहाँ के पीबीटीजी समुदाय के लोगों से मिलने का मेरा कार्यक्रम है। वर्ष 2023 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पीबीटीजी समुदाय के लोगों को अनेक मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्थायी आजीविका के प्रबंध भी किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय सहित समाज के सभी पिछड़े लोगों के प्रति संवेदनशील होना एक प्रबुद्ध नागरिकों की पहचान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के जीवनदाता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर रतन चंद्र कौर जी ने इस पूरी द्वीप समूह में असाधारण सेवा के लिए तथा जनजातियों का संरक्षण किया गया है। इसीलिए मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर रतन चंद्र कौर जी को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला है। आज यहाँ नरियल अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हमारी बहन कामाची बिलोमाल जी उपस्थित है। उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। सुदूर गांव में रहने वाली हुई उन्होंने जीवन देखी है। नई तरीके से नारियल को कैसे उनको उगाया जाए और बागान को विकसित किया जाए, उनको अच्छी तरह मालूम है।
उनके असाधारण योगदान की चर्चा हर जगह पहुंची और उन्हें वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उनको मैं पहले से ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्हें इस सम्मान के लिए चुना जाना इस द्वीप समूह की हर बहन बेटी, पूरे भारत के गांव-गांव में रहने वाली महिलाओं, खासकर खेती किसानों में परिचित करने वाली महिलाओं के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। वो एक प्रेरणा की स्रोत है, उनसे सभी प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ की एक और बहन शांति तेरेसा लाकड़ा जी, जिन्होंने उनके मानवता की, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और यहाँ के जनजीवन को नाटक तथा सिनेमा के माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्ति देने वाले श्री नरेश चंद्र लाल जी को वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी कम जनसंख्या वाला ये द्वीप समूह प्रतिभाओं और आदर्शों से परिपूर्ण है। देवियों और स्वजनों, ये द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्राई सर्विस थिएटरी कमांड की स्थापना की गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों से भारत को जोड़ने में इन द्वीप समूहों का विशेष भौगोलिक महत्व है। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य घटक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मत्स्य पालन, पर्यटन एवं कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व को आकर्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाया जा रहा है। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी बनाया गया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी में प्रभावशाली विकास के कारण वर्ष 2014 से 2022 के बीच यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग द्विगुनी हो गई है। पर्यटन के निरंतर विकास से यहाँ रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को विकास के नए अवसर मिलेंगे। देवियों और स्वजनों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समस्त EEZ का लगभग 30% है। इस द्वीप को की ब्लू इकोनॉमी का भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह से पिछले एवं अन्य मेराइन प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य प्रगति पर है। इस द्वीप समूह के स्वच्छ पर्यावरण और इकोलॉजी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। देवियों और स्वजनों, देशवासियों ने ये संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 में जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। देश की इस विकास यात्रा में इस द्वीप समूह की निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।